आपको बता दें श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से EOS-3 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। ये सैटेलाइट धरती पर निगरानी रखने में मदद करेगा। लॉन्चिंग सुबह 5:43 पर की गई। आपको बता दें पिछले 1 साल से इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग टल रही थी। इस साल मार्च में भी लॉन्चिंग होनी थी, लेकिन 2 बार लॉन्चिंग टलने के बाद आखिरकार इस सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग कर दी गई। इस सैटेलाइट का नाम GISAT-1 है, लेकिन इसका कोड नेम EOS-03 दिया गया है। GISAT-1 को स्पाइस सैटेलाइट या आई इन द स्काई भी कहा जा सकता है। इसके जरिए भारत दुश्मन की जमीन पर होने वाली हर हरकत पर नजर रखेगा। The Range Operations Director has announced it. सफलतापूर्ण उत्थापन GSLV F10 का अपने प्रमोशन मंच से सामान्य काम करते हुए, और रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने अभी घोषणा की सामान्य निष्पादन प्रथम चरण का। इसकी गर्जना हम यहां बैठकर सुन सकते हैं। यह बहुत ही रोमांचक होता है। S-139 burn out, L-40 is continuing. Plus 3 minutes. These are the flight parameters on your TV screens right now. We are 2.8 meter diameter, separated by. हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पहाड़ टूटने से हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि। मरने वालों में एक बच्चा और 5 महिलाएं। 13 लोगों को बचाया गया। कई लोग अब भी लापता, जिनकी तलाश जारी है। किन्नौर हादसे के बाद बचाव और राहत के काम में जुटे सेना और ITBP के करीब 300 जवान, NDRF और राज्य की कई टीमें भी मौके पर। सीएम जयराम ठाकुर सुबह 9:30 बजे घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं। हिमाचल के किन्नौर हादसे पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुख व्यक्त किया। दोनों ने सीएम जयराम ठाकुर से फोन पर बात की, हर संभव मदद का भरोसा दिया। किन्नौर में शिमला हरिद्वार नेशनल हाईवे पर कल दोपहर करीब 12:30 बजे हुआ हादसा। पहाड़ी चट्टान गिरी तो चपेट में आई एक बस, एक ट्रक और 2 कारों समेत कुछ छोटी गाड़ियां। करीब 40 यात्री बस में सवार थे। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने कल बताया, पहाड़ी चट्टान के मलबे में 50 से 60 लोगों के फंसे होने की मिली थी सूचना। अभी भी बीच बीच में भूस्खलन हो रहा है, लेकिन लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन लगातार जारी है। यूपी के 20 से ज्यादा जिलों में बाढ़ से बिगड़े हालात। आज वाराणसी के बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई दौरा करेंगे सीएम योगी। इससे पहले बाढ़ वाले औरैया, इटावा और बुंदेलखंड में हमीरपुर, जालौन का योगी ने दौरा किया। वाराणसी में उफनती गंगा से जनता के अलावा बेजुबान जानवरों पर भी मुसीबत। सूखे इलाके तलाश रहे कई जानवर। कई परिवार पालतू जानवरों के साथ सुरक्षित जगहों की तरफ पलायन कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज के बाढ़ वाले इलाकों में पहुंचकर लगातार हाल दिखा रहा है एबीपी न्यूज। गंगा और यमुना के कहर से भारी दिक्कत में लोग, हजारों लोग घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हुए। प्रयागराज में गंगा से लगे दारागंज और बघाड़ा समेत कई इलाकों में घरों की पहली मंजिल पानी में डूबी। जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिलों पर शिफ्ट हुए लोग। वहीं कई तिरपाल के सहारे भी रहते हुए दिखाई दिए। प्रयागराज के बाढ़ग्रस्त इलाकों में NDRF की टीमों के अलावा कई सामाजिक संगठनों के लोग भी मदद में जुटे। खाने पीने की चीजें और पीने का पानी बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचा जा रहा है। बाढ़ से जूझते प्रयागराज में कई जगह बिजली ठप होने से भी लोगों पर दोहरी मुसीबत। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई भी लगभग बंद। ऐसी कई दिक्कतों की तस्वीरें एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुई। प्रयागराज में बाढ़ में डूबे करेला बाग इलाके की एक परिवार की एबीपी न्यूज ने की मदद। पिछले 3 दिन से दूध और बीमार पति की दवा के लिए परेशान थी महिला। गुहार लगाई तो एबीपी न्यूज की टीम ने मदद की। प्रयागराज में बाढ़ का ऐसा कहर कि करेली इलाके का बाढ़ राहत केंद्र तक डूब गया है। सैकड़ों बाढ़ पीड़ितों ने यहां शरण ली थी, लेकिन 2 दिन पहले ही ये जलमग्न हो गया। तब प्राइमरी स्कूल में शिफ्ट हुआ राहत केंद्र। प्रयागराज में बाढ़ से 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित और हजारों बेघर हुए। मंदिर, मस्जिद समेत कई धार्मिक स्थल भी डूबे। धार्मिक स्थलों की ऊपरी मंजिल पर हो रही है रस्म अदायगी।
प्रयागराज के प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर और आरती स्थल भी बाढ़ के पानी में समाया। श्रद्धालुओं में दिख रही है मायूसी। संगम की तरफ जाने वाले सभी रास्ते एहतियातन पहले ही बंद किए गए। प्रयागराज के झूसी इलाके में कई इमारतें पूरी तरह बाढ़ के पानी में समाई। कुछ फंसे लोगों ने सरकारी मदद न मिलने के लिए भी आरोप लगाए। कहा, न खाने को कुछ मिल रहा है, न पीने को पानी मिल रहा है। गाजीपुर में लगातार तेजी से बढ़ रहा है गंगा का पानी। गांव के अलावा कई शहरी रिहायशी इलाके जलमग्न। जमीन के कटान से सैकड़ों लोग आसपास के स्कूलों में शरण लेने को मजबूर हुए। बलिया में गंगा की बाढ़ से जमीन के कटान की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद। गोपालपुर गांव में एक साधु की कुटिया देखते ही देखते पानी में समाई। लोगों में दहशत बढ़ी। गंगा के बढ़ते पानी ने अमरोहा में जनता और किसानों की चिंता बढ़ाई। बांध पर निगरानी के लिए दिन रात बारी बारी से पहरा दे रहे हैं किसान। खेतों को जद में लेने के बाद गांव की ओर बढ़ रहा है पानी। बिहार में गंगा नदी के उफान से राजधानी पटना से लगे वैशाली में भी हाहाकार। दर्जनों घर टूटे। लोगों के सामने खाने पीने का संकट गहराया। कई इलाकों में नाव तक की सुविधा नहीं। वैशाली में बाढ़ की बर्बादी से जूझते लोगों ने एबीपी न्यूज से साझा किया अपना दर्द। कई ने कहा, ऐसे मुश्किल हालात में भी अब तक नहीं पहुंची सरकारी मदद के हाथ। पटना में बाढ़ पीड़ित किसानों का नीतीश सरकार के खिलाफ भड़का गुस्सा। जल्ला इलाके में पानी में खड़े होकर लगातार विरोध प्रदर्शन। पुल एक हफ्ते से डूबा है इलाका, लेकिन सो रहा है प्रशासन। पटना में बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ गंगा किनारे सड़कों पर पैदल यात्रा की। 24 घंटे अलर्ट रहने के अधिकारी को निर्देश दिए। भागलपुर के भुवालपुर में बांध का हिस्सा टूटने से 3 गांव जलमग्न। अंतिम संस्कार तक करना लोगों के लिए मुश्किल हुआ। कई लोगों ने रेलवे स्टेशन पर शरण ली, लेकिन प्रशासन ने अभी बाढ़ का ऐलान नहीं किया। पश्चिम बंगाल में पिछले एक हफ्ते से लगातार हो रही बारिश से 7 जिलों में हालात खराब हैं। दक्षिण 24 परगना में 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा खेती डूबी। करोड़ों का नुकसान। किसान बोले, पता नहीं कब तक जिंदा रहेंगे। चलिए कुछ और सियासी खबरें आप तक पहुंचाए तेज रफ्तार में। सभापति की नाराजगी के बावजूद राज्यसभा में विपक्ष ने फिर की बेअदबी। कागज फाड़कर आसन की तरफ फेंका। केंद्रीय मंत्री नकवी ने कहा, विपक्षी सांसदों ने सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट भी की। राज्यसभा में हंगामे पर भावुक हुए सभापति वेंकैया नायडू। सदन में रोते हुए कहा, जो हुआ वो लोकतंत्र के खिलाफ। उसकी निंदा के लिए मेरे पास शब्द तक नहीं। सदन के नेता पीयूष गोयल का विपक्ष पर बड़ा आरोप। कहा, विपक्ष के सांसदों ने सदन में मार्शल कर्मचारियों से मारपीट की। महिला स्टाफ का गला घोटने की कोशिश हुई। हंगामा करने वाले सांसदों पर कार्रवाई की जाए। विपक्ष का सरकार पर लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप। विपक्ष के सांसदों ने कहा, पहली बार सदन में महिला सांसदों के साथ हुई बदसलूकी। राज्यसभा में बवाल पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार बोले, 55 साल के राजनीतिक करियर में कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा। महिला सांसदों पर हमला किया गया। 40 से ज्यादा मार्शल को बाहर से लाया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सदन में सरकार का बर्ताव बेहद गलत। सदन में विपक्ष के खिलाफ मार्शलों का इस्तेमाल किया गया। ये लोकतंत्र पर हमला। मॉनसून सत्र खत्म होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिले पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। सोनिया गांधी समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने भी मुलाकात की। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। हंगामे की वजह से सदन में सिर्फ 22% ही काम हुआ। एबीपी न्यूज से बोले स्पीकर ओम बिरला, इस बार सांसदों का आचरण संसदीय परंपरा के मुताबिक नहीं रहा, इसका दुख है। ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक राज्यसभा से भी पास। बिल के पक्ष में 187 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। राज्यों को ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिलेगा। पहले ये हक सिर्फ केंद्र के पास था। दोनों सदनों से ओबीसी संशोधन बिल के पास होने को पीएम मोदी ने देश के लिए ऐतिहासिक बताया। कहा, समाज को मजबूत और विकसित बनाने में मददगार होगा।
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, मोदी जी ने देश को अन्य पिछड़ा वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ा। ओबीसी बिल पास होने पर पीएम और सदन के सभी सदस्यों का आभार। आप सांसद संजय सिंह ने आरक्षण को सीमा बढ़ाने की मांग की। कहा, 50% की सीमा बढ़ाने का भी बिल लाइए, वरना ये बिल सिर्फ दिखावा है। संजय राउत बोले, मुझे नहीं लगता इससे मराठा आरक्षण का रास्ता साफ होगा। एबीपी न्यूज से बोले कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल, ओबीसी संशोधन बिल का स्वागत। सामाजिक आर्थिक तौर पर आरक्षण के लिए सर्वे हो, 50% आरक्षण की सीमा पर भी विचार हो। देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ओबीसी बिल पास कराने का स्वागत किया, लेकिन कहा, बीजेपी वास्तव में पिछड़ों की हितैषी है तो यूपी में पिछड़ों के लिए आरक्षण की सीमा 52% करे। भारी हंगामे के बीच राज्यसभा से साधारण बीमा कारोबार विधेयक पारित। इसमें बिल से सरकार को पब्लिक सेक्टर की जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम करने में मदद मिलेगी। इसरो ने जानकारी दी है कि भारत का ये मिशन नाकाम हो गया है। लॉन्चिंग मिशन पूरी तरह सफल नहीं हो सका। दरअसल श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से EOS-3 सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। ये सैटेलाइट धरती पर निगरानी रखने में मदद करने के लिए था। लॉन्चिंग सुबह 5:43 पर की गई थी। पिछले 1 साल से सैटेलाइट की लॉन्चिंग टल रही थी। इस साल मार्च में भी लॉन्चिंग होनी थी, लेकिन 2 बार लॉन्चिंग टलने के बाद आखिरकार इस सैटेलाइट को आज लॉन्च किया गया, लेकिन थोड़ी देर में ये लॉन्चिंग फेल हो गई। हमारी सहयोगी पिंकी राजपुरोहित इस पर ज्यादा अपडेट्स के साथ जुड़ गई हैं। पिंकी, क्या वजह रही इस मिशन के फेल होने की? देखिए प्रतिमा, आपको बता दूं कि जिस तरह से ये लिफ्ट ऑफ जो है वो काफी सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन उसके बाद सैटेलाइट जो है वो ऑफ ट्रैजेक्टरी चला गया, यानी कि क्रायोजेनिक इंजन में जो है किसी तरह की कोई प्रॉब्लम देखी गई और उसके कारण वो परफॉर्म नहीं कर पाया। और थर्ड स्टेज सेपरेशन जो होता है उस दौरान अचानक से रिस्पॉन्ड करना जो है बंद कर दिया क्रायोजेनिक इंजन ने, और जिसके बाद पैच जो है ये सैटेलाइट हट गया। और उसके बाद सीधे तौर पर इसरो ने ये अनाउंस कर दिया कि मिशन जो है वो अकम्प्लिश नहीं हो पाया और कुछ टेक्निकल इश्यूज क्रायोजेनिक इंजन में होने के कारण ये मिशन जो है वो फिलहाल अनसक्सेसफुल रहा। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि GSLV मार्क 2 की अगर बात करें तो करीब 86% ही सक्सेस चांसेस होते हैं, क्योंकि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में अगर हम बात करें तो अब तक हमारे 2 सैटेलाइट हैं, इनसैट 3D और इनसैट 3DR। तो ऐसे में ये तीसरा सैटेलाइट होता जो कि धरती की निगरानी ही नहीं बल्कि हमारे डिफेंस सेक्टर में भी काफी कारगर साबित होता। लेकिन फिलहाल ये सुबह काफी हार्ट ब्रेकिंग खबर है और मिशन कंट्रोल रूम में भी काफी साइलेंस देखा गया था, जिस तरह से ये मिशन जो है अनसक्सेसफुल रहा। जी पिंकी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो EOS-3 इसका सफल परीक्षण होने की पूरी कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये असफल हुआ। इसरो ने इसकी जानकारी दी कि भारत का ये मिशन नाकाम हो गया है। लॉन्चिंग मिशन पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया है। देखिए, दुनिया क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन की तरफ लगातार बढ़ रही है और इस परिवर्तन की वजह है ग्लोबल वार्मिंग। इस ग्लोबल वार्मिंग का असर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अब दिखने लगा है। कई सैकड़ों एकड़ जंगल आग या भेंट चढ़ गए हैं, तो कहीं जमीन पानी को तरसने लगी है। कहीं जंगलों में धधकती आग, कहीं उड़ता धुएं का गुबार, तो कहीं पानी को तरसती जमीन। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आ रही तस्वीर चेतावनी है। चेतावनी कुदरत की, चेतावनी इंसान के लिए, चेतावनी अब नहीं संभले तो कभी नहीं संभल पाएंगे। जंगलों में लगी आग ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने का काम कर रही है, तो सूखती जमीन इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहे असर का सबूत पेश कर रही है। रूस के जंगलों में आग लगी तो उसे बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ा। इस हेलीकॉप्टर के जरिए पानी भरकर आग पर फेंका जा रहा है, ताकि जहां इंसान खुद नहीं पहुंच सकता वहां होने वाले नुकसान को रोका जा सके। इस आग की वजह से फैले धुएं ने साइबेरिया के 1000 के करीब गाँवों को खुद में समा लिया है। उलान उदे और क्रास्नोयार शहरों के आसमान में भी धुएं की चादर छा गई है। हवा में इस कदर धुआं मौजूद है कि सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। कई दिनों से लगी इस आग में एक तरफ 10% नेचर रिजर्व को नुकसान पहुंचा है, तो दूसरी तरफ 150 हेक्टेयर से भी ज्यादा जंगल आग की चपेट में है। ये हाल तब है जब पिछले कुछ सालों में जलवायु परिवर्तन की वजह से रूस में तापमान में बढ़त देखने को मिली है। कैलिफोर्निया भी इन दिनों इतिहास की सबसे भयानक आग का सामना कर रहा है।
इस आग को डिक्सी का नाम दिया गया है क्योंकि तबाही की आग की शुरुआत सबसे पहले डिक्सी सड़क से हुई थी। इस आग ने उत्तरी सीरा नेवाडा में 14,000 इमारतों को नुकसान पहुंचाया है, तो वहीं ग्रीनविल में 900 मकानों को नुकसान पहुंचा है। करीब 1,950 स्क्वायर किलोमीटर में फैली इस आग को बुझाने के लिए 6,000 फायर फाइटर्स की मदद ली जा रही है। उत्तरी अफ्रीकी देश अल्जीरिया के जंगलों में लगी आग ने तो 42 जिंदगियों को ही ली लिया। मरने वालों में 25 जवान शामिल हैं, जो आग से घिरे लोगों को बचाने के लिए निकले थे। पहाड़ों के बीच कबायली इलाकों में लगी इस भयानक आग ने कई घरों को खाक कर दिया है। न तो इंसान बचा है और न ही इंसान की बनाई चीजें। हाल इतने बेहाल हैं कि लोगों को बचाने और आग पर काबू पाने के लिए सेना को तैयार करना पड़ा। ये आग कहीं ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है तो कहीं ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज को न्योता दे रही है, जो धरती को भी उतनी तेजी से गर्म कर रही है, जिसका नतीजा तेजी से पिघलते ग्लेशियर। ये सारे हालात जल संकट और पर्यावरण संकट की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि अब नहीं संभले तो कभी नहीं संभल पाएंगे। पहला टेस्ट ड्रॉ होने के बाद टीम इंडिया और इंग्लैंड आज लॉर्ड्स में भिड़ेंगे। दूसरे टेस्ट से पहले चोट ने दोनों टीम को परेशान कर दिया था। लॉर्ड्स में दूसरे टेस्ट से पहले कप्तान विराट कोहली और जो रूट को प्लेइंग 11 के लिए माथापच्ची करनी होगी, क्योंकि दोनों ही टीमों पर इंजरी का साया पड़ गया है। पैर में चोट के चलते स्टुअर्ट ब्रॉड दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं और पूरी सीरीज नहीं खेलने के आसार भी हैं। मांसपेशियों के खिंचाव के कारण ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर भी लॉर्ड्स टेस्ट से बाहर हो चुके हैं। वहीं मांसपेशियों में खिंचाव के कारण जेम्स एंडरसन का खेलना भी मुश्किल है। शार्दुल ठाकुर के चोटिल होने से टीम इंडिया का प्लेइंग 11 भी बदलेगा। ईशांत शर्मा या रविचंद्रन अश्विन में से किसी एक को प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है। ईशांत तेज गेंदबाजी को धार दे सकते हैं, लेकिन बल्लेबाजी कमजोर पड़ सकती है। वहीं अश्विन के आने से बैटिंग मजबूत हो सकती है, लेकिन तेज गेंदबाजी के विकल्प कम हो जाएंगे। पहले टेस्ट में भारत मजबूत स्थिति में था, लेकिन नॉटिंघम में बारिश की वजह से टेस्ट ड्रॉ पर छूटा। दूसरा मैच जीतकर दोनों टीम बढ़त बनाने की कोशिश करेंगी। दिल्ली में फिर बच्ची के साथ बड़ा अपराध। मयूर विहार इलाके में 6 साल की बच्ची से हुआ रेप। केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़ित बच्ची का एम्स में चल रहा है इलाज। रेप पीड़ित बच्चे के परिवार ने पुलिस पर मामले को दबाने की कोशिश का भी आरोप लगाया। कहा, उल्टा हमारे पर केस करने की धमकियां मिली। मीडिया को बुलाने पर भी धमकाने का आरोप लगाया। मयूर विहार में बच्ची से रेप मामले को लेकर शुरू हुई सियासत। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने पूछा, देश के गृह मंत्री और दिल्ली के सीएम क्या कर रहे हैं? आप विधायक कुलदीप ने दिल्ली पुलिस के रवैये पर उठाए सवाल। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पहाड़ टूटने से हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि। मरने वालों में एक बच्चा और 5 महिलाएं। 13 लोगों को बचाया गया। कई लोग अब भी लापता, जिनकी तलाश जारी। किन्नौर हादसे के बाद बचाव और राहत के काम में जुटे सेना और आईटीबीपी के करीब 300 जवान, एनडीआरएफ और राज्य की कई टीमें भी मौके पर मौजूद। सीएम जयराम ठाकुर सुबह 9:30 बजे घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं। हिमाचल के किन्नौर हादसे पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया। दोनों ने सीएम जयराम ठाकुर से फोन पर बातचीत की, हर संभव मदद का भरोसा दिया। किन्नौर में शिमला हरिद्वार नेशनल हाईवे पर कल दोपहर तकरीबन 12:30 बजे हुआ ये हादसा। पहाड़ी चट्टान गिरी तो चपेट में आई एक बस, एक ट्रक और 2 कारों समेत कुछ छोटी गाड़ियां। करीब 40 यात्री बस में सवार थे। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने कल बताया, पहाड़ी चट्टान के मलबे में 50 से 60 लोगों के फंसे होने की सूचना मिली। अब भी बीच बीच में भूस्खलन हो रहा है, लेकिन लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन लगातार जारी है। यूपी के 20 से ज्यादा जिलों में बाढ़ से बिगड़ते हालात। आज वाराणसी के बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई दौरा करेंगे सीएम योगी। इससे पहले बाढ़ वाले औरैया, इटावा और बुंदेलखंड में हमीरपुर जालौन का योगी ने दौरा किया था। वाराणसी में उफनती गंगा से जनता के अलावा बेजुबान जानवरों पर भी मुसीबत। सूखे इलाके तलाश रहे कई जानवर। कई परिवार पालतू जानवरों के साथ सुरक्षित जगहों की तरफ पलायन कर रहे हैं।
संगम नगरी प्रयागराज के बाढ़ वाले इलाकों में पहुंचकर लगातार हाल दिखा रहा एबीपी न्यूज। गंगा और यमुना के कहर से भारी दिक्कत में लोग, हजारों लोग घर छोड़कर पलायन को मजबूर हुए। प्रयागराज में गंगा से लगे दारगंज और बघाड़ा समेत कई इलाकों में घरों की पहली मंजिल पानी में डूब गई। जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिलों पर शिफ्ट हुए लोग, वहीं कई तिरपाल के सहारे भी रहते नजर आए। प्रयागराज के बाढ़ग्रस्त इलाकों में एनडीआरएफ की टीमों के अलावा कई सामाजिक संगठनों के लोग भी मदद में जुटे। खाने पीने की चीजें और पीने का पानी बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाया गया। बाढ़ से जूझते प्रयागराज में कई जगह बिजली ठप होने से भी लोगों पर दोहरी मुसीबत। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई भी लगभग बंद हुई। ऐसी कई दिक्कतों की तस्वीरें एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुई। प्रयागराज के बाढ़ में डूबे कोलाबाग इलाके की एक परिवार की एबीपी न्यूज ने की मदद। पिछले 3 दिन से दूध और बीमार पति की दवा के लिए परेशान थी महिला। गुहार लगाई तो एबीपी न्यूज की टीम ने मदद की। प्रयागराज में बाढ़ का ऐसा कहर कि करेली इलाके का बाढ़ राहत केंद्र तक डूब गया। सैकड़ों बाढ़ पीड़ितों ने यहां शरण ली थी, लेकिन 2 दिन पहले ये भी जलमग्न हो गया। तब प्राइमरी स्कूल में शिफ्ट किया गया। प्रयागराज में बाढ़ से 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित और हजारों बेघर। मंदिर मस्जिद समेत कई धार्मिक स्थल भी डूबे। धार्मिक स्थलों की ऊपरी मंजिल पर हो रही है रस्म अदायगी। प्रयागराज के प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर और आरती स्थल भी बाढ़ के पानी में डूबे। श्रद्धालुओं में दिख रही है मायूसी। संगम की तरफ जाने वाले सभी रास्ते एहतियातन पहले ही बंद किए गए। प्रयागराज के झूसी इलाके में कई इमारतें पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में समाई। कुछ फंसे लोगों ने सरकारी मदद न मिलने के भी आरोप लगाए। कहा न खाने को कुछ मिल रहा है, न पीने का पानी मिल रहा है। गाजीपुर में लगातार तेजी से बढ़ रहा है गंगा का पानी। गांवों के अलावा कई शहरी रिहायशी इलाके जलमग्न हुए। जमीन के कटान से सैकड़ों लोग आसपास के स्कूलों में शरण लेने को मजबूर हुए। बलिया में गंगा की बाढ़ से जमीन के कटान की लाइव तस्वीरें कैमरे में हुई कैद। गोपालपुर गांव में एक साधु की कुटिया देखते ही देखते पानी में समाई। लोगों में दहशत बढ़ी। गंगा के बढ़ते पानी ने अमरोहा में जनता और किसानों की चिंता बढ़ाई है। बाढ़ पर निगरानी के लिए दिन रात बारी बारी से पहरा दे रहे हैं किसान। खेतों को जद में लेने के बाद गांवों की ओर बढ़ रहा है पानी। यूपी के कई जिलों में घरों में बाढ़ का पानी घुसने से बीमारियां फैलने का भी खतरा बन रहा है। लोग बोले कोरोना से जिंदगी पहले ही बेहाल, बीमारियां बढ़ी तो पता नहीं क्या होगा। भदोही जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश से जिंदगी अस्त व्यस्त। सड़कें झील बनी। दुकानों के अलावा जिला अस्पताल तक भी में पानी घुसा। मरीजों की हो रही है परेशानी। फतेहपुर के किशोई गांव में भारी बारिश के बाद तालाब का गंदा पानी कई घरों में घुसा। लोग बोले हर साल यही होता है, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं करता। जल निकासी का कोई काम नहीं होता। बागपत में तालाब पर अतिक्रमण और सफाई व्यवस्था न होने से कई गलियों में गंदा पानी भरा। परेशान लोगों ने घर बेचने के लिए पंपलेट तक लगाए। कहा सांप बिच्छू तक घर में आते हैं, अधिकारी सुनते ही नहीं। इटावा में चंबल और यमुना नदी में बाढ़ का पानी घटा, लेकिन अब पीने के पानी की समस्या और बढ़ गई है। हैंडपंप से आ रहे गंदे पानी को पीने को मजबूर हुए लोग। कई घरों में दरारें भी पड़ गए हैं। आईटीबीपी ने बस का मलबा बरामद कर लिया है। आईटीबीपी ने वीडियो ट्वीट किया है इसी को लेकर। हिमाचल के किन्नौर में कल पहाड़ी चट्टान गिरने से एक बस, एक ट्रक और 2 कार समेत कुछ छोटी गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई थी। इन गाड़ियों में 40 लोगों के सवार होने का दावा है। हालांकि हादसे में अब तक 11 लोगों के शव भी बरामद किए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन की ही, जहां पर लगातार आईटीबीपी के जवान मदद में जुटे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। और ये जो गाड़ियों के कुछ छोटे मोटे हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं, वो पूरी तरीके से पहाड़ के मलबे में दब चुके हैं। अचानक पहाड़ दरकने से, पहाड़ खिसकने से ये बड़ा हादसा हुआ, जिसमें कई सारे वाहन इसकी चपेट में आ गए। और उसके बाद अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि कई सारे लोगों के इस मलबे में दबे होने की आशंका जाहिर की गई है। तो हिमाचल के किन्नौर में रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। बिहार में गंगा नदी के उफान से राजधानी पटना से लगे वैशाली में भी हाहाकार। दर्जनों घर टूटे। लोगों के सामने खाने पीने का संकट गहराया। कई इलाकों में नाव तक की सुविधा नहीं।
वैशाली में बाढ़ की बर्बादी से जूझते लोगों ने एबीपी न्यूज से साझा किया अपना दर्द। कई ने कहा, ऐसे मुश्किल हालात में भी अब तक नहीं पहुंची सरकारी मदद के हाथ। पटना में बाढ़ पीड़ित किसानों का नीतीश सरकार के खिलाफ गुस्सा भड़का। जल्ला इलाके में पानी में खड़े होकर लगातार विरोध प्रदर्शन। बोले, एक हफ्ते से डूबा है इलाके, लेकिन सो रहा है प्रशासन। पटना में बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ गंगा किनारे सड़कों पर पैदल यात्रा की। 24 घंटे अलर्ट रहने के अधिकारियों को निर्देश दिए। भागलपुर के भुवालपुर में बांध का हिस्सा टूटने से 3 गांव जलमग्न। अंतिम संस्कार तक करना लोगों के लिए हुआ भारी। कई लोगों ने रेलवे स्टेशन पर शरण ली, लेकिन प्रशासन ने अभी बाढ़ का ऐलान नहीं किया। एमपी के ग्वालियर में लगातार होती बारिश से सिंध नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले एक हफ्ते से ग्वालियर चंबल संभाल बाढ़ की चपेट में है। कई पुल, पुलिया और सड़कें बही, बहुत से घर भी गिरे। पश्चिम बंगाल में पिछले एक हफ्ते से लगातार हो रही बारिश से 7 जिलों में हालात खराब हैं। दक्षिण 24 परगना में 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा खेती डूब गई। करोड़ों का नुकसान। किसान बोले, पता नहीं कब तक जिंदा रहेंगे। उत्तराखंड के जोशीमठ में पहाड़ी हिस्सा टूटने से नीति मलारी नेशनल हाईवे बंद। लोगों के अलावा सेना के वाहनों को भी सीमावर्ती इलाकों में पहुंचने में दिक्कत हो रही है। सभापति की नाराजगी के बावजूद राज्यसभा में विपक्ष ने फिर की बेअदबी। कागज फाड़कर आसन की तरफ फेंका। केंद्रीय मंत्री नकवी ने कहा, विपक्षी सांसदों ने सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट भी की। राज्यसभा में हंगामे पर भावुक हुए सभापति वेंकैया नायडू। सदन में रोते हुए कहा, जो हुआ वो लोकतंत्र के खिलाफ। उसकी निंदा के लिए मेरे पास शब्द तक नहीं। सदन की नेता पीयूष गोयल का विपक्ष पर बड़ा आरोप। कहा, विपक्ष के सांसदों ने सदन में मार्शल कर्मचारियों से मारपीट की। महिला स्टाफ का गला घोटने की कोशिश हुई। हंगामा करने वाले सांसदों पर कार्रवाई हुई। विपक्ष का सरकार पर लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप। विपक्ष के सांसदों ने कहा, पहली बार सदन में महिला सांसदों के साथ बदसलूकी की गई। राज्यसभा में बवाल पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार बोले, 55 साल के राजनीतिक करियर में कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा। महिला सांसदों पर हमला किया गया। 40 से ज्यादा मार्शल को बाहर ले जाया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सदन में सरकार का बर्ताव बेहद गलत। सदन में विपक्ष के खिलाफ मार्शलों का इस्तेमाल किया गया। ये लोकतंत्र पर हमला। मॉनसून सत्र खत्म होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिले पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। सोनिया गांधी समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने भी मुलाकात की। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। हंगामे की वजह से सदन में सिर्फ 22% ही काम हुआ। एबीपी न्यूज से बोले स्पीकर ओम बिरला, इस बार सांसदों का आचरण संसदीय परंपरा के मुताबिक नहीं रहा, इसका दुख है। ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक राज्यसभा से भी पास। बिल के पक्ष में 187 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। राज्य को ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिलेगा। पहले ये हक सिर्फ केंद्र सरकार के पास था। दोनों सदनों के से ओबीसी संशोधन बिल के पास होने को पीएम मोदी ने देश के लिए ऐतिहासिक बताया। कहा, समाज को मजबूत और विकसित बनाने में मददगार साबित होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मोदी जी ने देश के अन्य पिछड़ा वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ा। ओबीसी बिल पास होने पर पीएम और सदन के सभी सदस्यों का आभार। आप सांसद संजय सिंह ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग की। कहा, 50% की सीमा बढ़ाने का भी बिल लाइए, वरना ये बिल सिर्फ दिखावा है। वहीं संजय राउत ने कहा, मुझे नहीं लगता इससे मराठा आरक्षण का रास्ता साफ होगा। एबीपी न्यूज से बोले कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल, ओबीसी संशोधन बिल का स्वागत। सामाजिक आर्थिक तौर पर आरक्षण के लिए सर्वे हो। 50% आरक्षण की सीमा पर भी विचार हो। देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ओबीसी बिल पास कराने का स्वागत किया, लेकिन कहा, बीजेपी वास्तव में पिछड़ों की हितैषी है तो यूपी में पिछड़ों के लिए आरक्षण की सीमा 52% करे। भारी हंगामे के बीच राज्यसभा से साधारण बीमा कारोबार विधेयक पारित। इससे बिल से सरकार को पब्लिक सेक्टर की जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम करने में मदद मिलेगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बोले, विपक्ष ने योजनाबद्ध तरीके से सदन नहीं चलने दिया।
टीएमसी सांसद शांता छत्री के गले में प्रतीकात्मक रूप से फांसी का फंदा डालकर डोला सिंह घूमती दिखी, कहा बिना चर्चा के बीमा बिल भी पास। राज्यसभा में नेता विपक्ष के दफ्तर में विपक्षी दलों के नेताओं की आज बैठक, आगे की रणनीति तय करेगा विपक्ष, कांग्रेस के सभी सांसदों को मौजूद रहने के निर्देश। बैठक के बाद कांग्रेस का हल्ला बोल, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सांसद विजय चौक तक मार्च करेंगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, तो इन्हों नए कृषि कानून वापस लेने की मांग की। सीआईआई के सालाना सम्मेलन में उद्योगपतियों के बीच बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा कोरोना संकट के बीच फिर से रफ्तार पकड़ रही है अर्थव्यवस्था, भारतीय ब्रांड ग्लोबल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, 1625 करोड़ रुपए स्वयं सहायता समूहों के लिए जारी करेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज ओबीसी आरक्षण मामले पर बड़ी बैठक बुलाई, दोपहर 3 बजे मंत्रालय में होगी बैठक। 19,567 किलोमीटर की जन आशीर्वाद यात्रा पर निकलेंगे बीजेपी के मंत्री, 212 लोकसभा क्षेत्रों से गुजरेगी यात्रा, 16 अगस्त से होगी शुरुआत। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को अक्टूबर में होने वाले वर्ल्ड पीस फोरम में शामिल होने के लिए यूरोप से मिला निमंत्रण। ममता पहली इटली की राजधानी रोम जाएंगे, उसके बाद जर्मनी। और कुछ और सियासी खबरें तेज रफ्तार में। यूपी के मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भेजा मानहानि का नोटिस। संजय सिंह ने जल शक्ति विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। कथित फर्जी डिग्री मामले में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रारंभिक जांच के आदेश दिए गए। एसी जेएम कोर्ट ने एक हफ्ते में एसएचओ कैंट से रिपोर्ट देने को कहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट में सीएम ममता बनर्जी की याचिका पर होगी सुनवाई। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के नतीजों में शुभेंदु अधिकारी की जीत को चुनौती दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ी राहत। मुख्य सचिव पिटाई मामले में अदालत ने आरोपों से बरी किया। 2 विधायकों के खिलाफ आरोप तय किए गए। जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी के मामले में बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय को मिली जमानत। पटियाला हाउस कोर्ट ने 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी। मंगलवार को गिरफ्तारी हुई थी। जानकारों के मुताबिक देश में कोरोना की तीसरी लहर के पहली और दूसरी लहर की तरह घातक होने की आशंका कम है। हाल में आईसीएमआर, एम्स और डब्ल्यूएचओ के सीरो सर्वे में 67% आबादी में एंटीबॉडीज मौजूद पाई गई। देश में 2 अलग अलग वैक्सीन की मिक्स डोजेस के ट्रायल की डीसीजीआई ने इजाजत दी। केलोर के सीएमसी कोविशील्ड और कोवैक्सीन मिक्स डोज का ट्रायल होगा। यूपी में वीकेंड कर्फ्यू के नियमों में बदलाव। अब सिर्फ रविवार को कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। शनिवार को खुलेंगी सभी दुकानें। महाराष्ट्र में 15 अगस्त से मॉल, होटल, रेस्टोरेंट खुलेंगे। धार्मिक स्थान, सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्सेस अभी अगले आदेश तक बंद रहेंगे। पंजाब के स्कूल में छात्र के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर सरकार का बड़ा आदेश। स्कूलों में अब हर रोज होंगे 10,000 रैपिड एंटीजन और आरटीपीसीआर टेस्ट। लुधियाना में 2 स्कूलों में 20 कोरोना पॉजिटिव छात्र मिलने के बाद स्कूल बंद किया गया। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले पंजाब के खिलाड़ियों का सम्मान समारोह आज होगा। खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देगी राज्य सरकार। ओलंपिक में शानदार जीत के बाद वाहिगुरु के दरबार में हॉकी खिलाड़ी। अमृतसर और जालंधर में चैंपियंस का जोरदार स्वागत। पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा रहे पंजाब के हर खिलाड़ी और नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ 51 लाख रुपए का मिलेगा इनाम। राज्य के बाकी ओलंपिक खिलाड़ियों को 21 लाख रुपए मिलेंगे। महिला हॉकी खिलाड़ी गुरजीत कौर और डिस्कस थ्रो खिलाड़ी कमलप्रीत कौर को भी किया जाएगा सम्मानित। पंजाब सरकार देगी 50-50 लाख रुपए का इनाम। किसान नेता राकेश टिकैत आज ओलंपिक पदक विजेताओं से करेंगे मुलाकात। किसान आंदोलन के लिए जन समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे। अयोध्या में सावन झूला उत्सव में राम लला चांदी के झूले में झूलेंगे। 21 किलो चांदी का झूला बनाया गया। बुधवार से शुरू हो चुका है सावन झूला उत्सव। अंतरिक्ष में आज भारत एक बेहद अहम सैटेलाइट भेज रहा था, लेकिन
तीसरे स्टेज में इंजन की गड़बड़ी की वजह से लॉन्चिंग सफल नहीं हो सकी। पूरा मिशन 18 मिनट 26 सेकंड में पूरा होना था, लेकिन 10 मिनट बाद ही गड़बड़ी के चलते सैटेलाइट अपने मार्ग से अलग हो गया। 4, 3, 2, 1, 0। गुरुवार की सुबह 5:43 पर ये GSLV F10 बाई EOS 03 श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष की ओर उड़ा तो पूरी ताकत से, लेकिन इस सैटेलाइट के अगले 16 मिनट बेहद अहम थे। एक बार ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पहुंच जाता तो कोई खतरा नहीं था, लेकिन ऐसा हो न सका। सैटेलाइट के क्रायोजेनिक चरण में आई तकनीकी खराबी की वजह से मिशन असफल रहा। हिंदुस्तान के सैटेलाइट लॉन्च करने की खबर से ही चीन और पाकिस्तान में खलबली मच गई थी। सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पहुंचना था। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट 36,000 किलोमीटर पर होती है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के सैटेलाइट धरती के 7 चक्कर लगाते हैं। इससे पहले सैटेलाइट का लॉन्च 4 बार टल चुका था। ये लॉन्चिंग कभी तकनीकी कारणों से तो कभी कोरोना की वजह से टली। जल्द ही इसरो इसकी अगली लॉन्चिंग के बारे में सूचना देगा और ये जब भी होगा तब अंतरिक्ष से दुश्मनों पर नजर रखने के लिए भारत का CCTV बनेगा। स्पाई सैटेलाइट की तरह भी काम करेगा। पाकिस्तान और चीन की सीमा की हर हलचल पर नजर रखेगा। सैटेलाइट से रियल टाइम डेटा मिलेगा। सैटेलाइट में 3 कैमरे होंगे। सैटेलाइट एक साथ 5 तस्वीरें ले पाएगा। रात के अंधेरे में इंफ्रारेड तस्वीरें खींचने में सक्षम। सटीक और रियल टाइम मिलिट्री इंटेलिजेंस चलेगी। सैटेलाइट से कृषि और पर्यावरण की जानकारी भी मिलेगी। सैटेलाइट प्राकृतिक आपदा से पहले सूचना देने में सक्षम भी होगा। इस बार लॉन्चिंग असफल रही, लेकिन अगली बार ये जरूर सफल रहेगी। हिमाचल प्रदेश की वादियां, पहाड़ अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन इस मॉनसून में वही पहाड़ जानलेवा साबित होने लगे। ये तस्वीर कुदरत के उस क्रोध की है जिसने महज 20 सेकंड में बेगुनाह जिंदगियों को लील लिया। पता नहीं, वो देखो बस बची। बस को बच गया। वो पत्थर और देखो, वो देखो। चट्टान इतनी तेजी से दर के कि संभलने का मौका किसी को नहीं मिला। दोनों ना इकट्ठी मत छोड़ना, एक थोड़ी गिली रखी और जो बच गए वो किस्मत के धनी थे। एक चप्पल से ऊपर को उठाओ ना और एक चप्पल से डायरेक्शन दो। हाँ, डायरेक्शन दो साइड। हाँ, हिला है, चलो कोशिश करो। हाँ सर, हिला है। नीचे मामा होते हैं। बाकी के हिस्से सिर्फ मौत आई। हादसा नेशनल हाईवे 5 पर किन्नौर के भावनगर में हुआ। ये सड़क शिमला को रिकांगपिओ से जोड़ती है। हादसे की चपेट में हिमाचल रोडवेज की एक बस, एक कार और दूसरी गाड़ियां आ गई। और ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं सका। और जब चट्टानों की बारिश रुकी तो मंजर कुछ ऐसा था। ये हादसा बुधवार दोपहर 1:15 बजे हुआ। सूचना मिलते ही ITBP जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जो देर रात तक जारी रहा। राहत की बात यह है कि अब तक 14 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। जो अब भी फंसे हैं, उनको तलाशने का काम जारी है। हिमाचल रोडवेज के बस ड्राइवर और कंडक्टर की जान भी बच गई है। हम प्रयत्न कर रहे हैं जितने भी लोग फंसे हैं वो सुरक्षित वहां से निकल आए। हादसे के शिकार लोगों की संख्या 50 के करीब हो सकती है और जिस जगह हादसा हुआ उस सड़क के नीचे घाटी में सतलुज नदी बहती है। अब आशंका इस बात की है कि चट्टानें कई लोगों को अपने साथ वहां तक न ले गई हो। 25 जुलाई से लेकर अब तक हिमाचल प्रदेश में 3 बड़े हादसे हो चुके हैं। बुधवार के हादसे से पहले 25 जुलाई को किन्नौर से ही चट्टानों के दरकने की तस्वीरें आई थी, जब पहाड़ से गिर रहे बोल्डर्स ने बड़े पुल को तोड़कर रख दिया था। इस हादसे में 9 पर्यटक घायल भी हुए थे। 31 जुलाई को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में तो पहाड़ दरकने से पूरा का पूरा नेशनल हाईवे ही तबाह हो गया था। और अब बुधवार को ये हादसा हुआ है जिसने लोगों को खौफजदा कर दिया है। वो देखो।
तो तस्वीरें बयां करें कि हादसा कितना बड़ा था और किन्नौर में हुए हादसे पर लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ रहे एबीपी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार किन्नौर से ही। सचिन, इस वक्त क्या स्थिति है वहां पर, जहां तक रेस्क्यू ऑपरेशन की बात है, कितना आगे बढ़ा और अभी कितना और वक्त लग सकता है? जी, इस वक्त हम निगुल सारी गांव के पास हैं जहां ये सारा हादसा हुआ था और यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं। आपको विजुअल्स दिखाएंगे हम कि ये सामने पहाड़ी है, ये पहाड़ी है और इस पहाड़ी से जो है लैंडस्लाइड जो है कल तकरीबन 12:30 बजे हुआ था। आप देख सकते हैं ये कई 100 फीट ऊंची ये पहाड़ी है और इस पर से लैंडस्लाइड जो हुआ और ये सड़क आप देख सकते हैं, वहाँ रेस्क्यू टीम्स लगी हुई हैं। अभी एनडीआरएफ, आईटीबीपी और हिमाचल पुलिस के जो जवान हैं यहाँ तैनात किए गए हैं। ये वही मोड़ है जहाँ पर ये बस और बाकी कारें जो हैं लगी हुई थी, क्योंकि धीरे धीरे लैंडस्लाइड जो है हो रहा था, इसलिए ये गाड़ियाँ जो है यहाँ रुक गई थी और एकदम से अचानक से जब जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ तो बड़े बड़े पत्थरों के साथ ये कई 100 फीट गहरी खाई में ये उन बस को और उन गाड़ियों को ले गए, जिसमें अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है। 10 लोगों की मौत पिछले कल कंफर्म हो गई थी और जो आईटीबीपी के जो यहाँ डिप्टी कमांडेंट हैं उनसे हमने बात की कि 2 बॉडीज को जो है वो आज रिकवर किया गया है सुबह, क्योंकि रात को जो है रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो पाया था। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है एनडीआरएफ, आईटीबीपी, हिमाचल पुलिस और लोकल्स ने जो है वो दोबारा शुरू किया था, जिसमें 2 बॉडीज जो हैं रिकवर हुई हैं और 14 लोगों को फिलहाल बचा लिया गया है। जो आईटीबीपी के जो डिप्टी कमांडेंट हैं उन्होंने हमें बताया कि जो बस एचआरटीसी की जो बस थी उसके जो अवशेष हैं वो उनको मिले हैं नीचे। हम आपको नीचे खाई का व्यू दिखाएंगे जहां पे जिस कई 100 फीट गहरी खाई में ये बस और कारों को जो ये लैंडस्लाइड जो है ले गया है। आप देख सकते हैं नीचे जो है ये सतलुज नदी बह रही है, ये सतलुज नदी बह रही है और इसके ऊपर जो है तकरीबन 250-300 फीट ऊपर वाली साइड जो है यहाँ बस और बाकी व्हीकल्स जो हैं वो ट्रैप्ड हैं। पर इसमें बड़ी चैलेंजिंग बात यह है कि पहाड़ों से अब भी लैंडस्लाइड हो रहा है। अभी हम यहाँ स्पॉट पे खड़े थे तो धीरे धीरे पत्थर वहाँ से गिरना शुरू हो गए थे। तो जो टीम ऊपर सड़क पे खड़ी है उस टीम ने जो नीचे बिल्कुल बॉटम जो है इस पहाड़ी का, कई 100 फीट ऊंची जो पहाड़ी है उसका जो बॉटम है वहां पे कम्युनिकेट किया कि आप अपने आप को सेफ पोजीशन पे कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि लैंडस्लाइड हो जाए। विसल्स बजा के, सीटियां बजा के और वायरलेस के जरिए जो है कम्युनिकेशन नीचे जो है भेजा गया, ताकि जो टीम्स जो रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगी हैं उनको कोई नुकसान ना हो। अभी हमें यहाँ एक लोकल मिले थे, उन्होंने हमें बताया कि पिछले कल जो हादसा हुआ था उसके साथ एक गाड़ी बिल्कुल बॉटम पे, इस पे जो सड़क है वहां खड़ी थी और पहाड़ी से पत्थर गिर के बिल्कुल उस गाड़ी पे गिरा और उस आदमी की जो है मौत वहां बिल्कुल बॉटम पे जहां सतलुज के किनारे हो गई। तमाम जानकारी के लिए। और देखिए लगातार पहाड़ों पे ऐसा कहर देखने को मिलता है, इसलिए एबीपी न्यूज आपसे अपील यही करता है कि बारिश का मौसम हो तो आप पहाड़ों का रुख ना करें। संगम नगरी में गंगा और यमुना के पानी ने ऐसी तबाही मचाई है कि हजारों लोग अपने ही घरों में कैदी की तरह जिंदगी बिता रहे हैं, लाखों लोग प्रभावित हैं। देखिए ये रिपोर्ट। संगम के जिस जल से कभी लोग आचमन किया करते थे, अब वही आफत बन गया है। गंगा और यमुना में आए बाढ़ के पानी ने प्रयागराज के निचले इलाकों को डुबो दिया है। चप्पे चप्पे पर सिर्फ सैलाब की सल्तनत है। प्रयागराज के करेलाबाग इलाके में यमुना और ससुर खदेरी नदी ने जबरदस्त कोहराम मचाया है। इलाके में 5 से 10 फीट तक पानी भरा है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के करेली इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि बाढ़ का पानी रिहायशी बस्तियों में इस तरह से घुस गया है कि यहां नाव चलानी पड़ रही है और जो बिजली के तार हैं उन तक पानी पहुंच गया है। हमें मुश्किल से नाव के जरिए, हम इन गलियों में हैं लेकिन मुश्किल से हमें जो है वो निकलना पड़ रहा है। तो बिजली के तार को लगभग छूते हुए, बैठ करके किसी तरह बचते हुए हम निकल पाए हैं। और आप देखिए यहाँ चारों तरफ जो है जो मकान बने हुए हैं उनकी पहली मंजिल बाढ़ के पानी में समाई हुई है, डूबी हुई है। लोगों की जिंदगी काफी मुश्किल में बीत रही है। और देखिए जो बाईं तरफ एक मकान है उसमें से कुछ लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा रहा है। कुछ लोग यहाँ फंसे हुए थे। लोगों का आरोप है कि बाढ़ की मार तो उन पर पड़ी ही है, प्रशासन ने भी सैलाब के बीच साथ छोड़ दिया है।
कुछ जगहों पर रसद पहुंचाई जा रही है, लेकिन वो भी रस्म अदायगी से ज्यादा कुछ नहीं। बीमार दवाओं के लिए तरस रहे हैं और प्यासे पानी के लिए। और ऐसी ही एक महिला एबीपी न्यूज की टीम को मिली, जिन्होंने मदद की गुहार लगाई, तो हमने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई। आप आइए, हम गेट पर नाव लगवा रहे हैं और आपको अपने साथ ले चलेंगे और वापस छुड़वाने की भी जिम्मेदारी हम आपको लेते हैं। बहुत मुश्किल काम है। देखिए, कमर भर से ज्यादा पानी में को हमने नाव पर सवार कर लिया है। आप आ जाइए, आराम से बैठ जाइए। अब आप सुरक्षित हैं। थोड़ा सा मुंह इस तरफ कर लीजिए आप, और बताइए आप क्यों इतनी देर से परेशान थी? कहाँ आपको जाना है आखिर? सामान लाना है, खाने पीने का सामान लाना है। खाने पीने का कुछ भी नहीं ना घर में, सब हमारा बर्बाद हो गया। सारा गल्ला पानी सब बर्बाद हो गया। क्या नीचे की मंजिल पे आपकी गृहस्थी रखी थी क्या? जी, मेरा पूरा सारा बर्बाद हो गया। सारा सामान, वॉशिंग मशीन सब बर्बाद हो गई। तो खाने पीने का सामान आपका खत्म हो चुका है? सब नीचे खराब हो चुका है। हम लाए तो सब खराब हो गया। तो प्रशासन की तरफ से अभी आपको कोई मदद मिली कि नहीं मिली? कोई नहीं, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं आया। स्थानीय प्रशासन ने इलाके के लोगों के लिए स्कूल को राहत शिविर में तब्दील किया था, लेकिन अब वो भी डूब चुका है। मुसीबत में मददगार बनने वाले इबादत घर भी डूबे हैं। प्रयागराज में राहत की बात सिर्फ इतनी है कि नदियों का जलस्तर बढ़ने की रफ्तार धीमी हुई है। यहाँ गंगा और यमुना दोनों ही नदियाँ कभी 1 सेंटीमीटर तो कभी 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही बढ़ रही हैं। 2 दिन पहले तक बढ़ोतरी की रफ्तार 5 से 8 सेंटीमीटर प्रति घंटे थी। तो प्रयागराज से पल पल की तस्वीरें हम आप तक तो पहुंचा ही रहे हैं। साथ ही जिसको जरूरत है एबीपी न्यूज, उसकी मदद के लिए भी लगातार आगे आ रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता मोहम्मद मोइन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मोइन, इस वक्त वहां जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद विचलित करने वाली है। ऐसे में अब प्रशासन क्या अब भी नींद से जगेगा और कैसे लोगों की मदद की जाए स्थिति में? जी बिल्कुल, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ बाढ़ का सितम, बाढ़ की तबाही लगातार बरकरार है। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि जो गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर बढ़ने की रफ्तार थी वो थी और थोड़ी धीमी पड़ गई है। 2 दिन पहले तक पानी जो है वो 5 से 8 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा था, लेकिन वो रफ्तार अब धीमी होकर 1 सेंटीमीटर तक पहुंच गई है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि नदियों का जलस्तर बढ़ने की रफ्तार तो धीमी हो गई है, लेकिन जो लोगों की मुसीबतें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हर घंटे पानी जो है वो नई रिहायशी बस्तियों में घुसता जा रहा है, नए गांव में दाखिल होता जा रहा है। तो समझा जा सकता है कि लोग परेशान हैं और जो सरकारी इंतजाम हैं वो सिर्फ कागजों पर नजर आ रहे हैं, हकीकत में नजर नहीं आ रहे हैं। और जो इंतजाम किए भी गए हैं वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहे हैं। आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सूबे के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह बाढ़ के हालात का जायजा लेने आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जायजा तो वो ले लेंगे, लेकिन बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान का भी कोई पहल करेंगे या फिर सिर्फ रस्म अदायगी कर बयान दे करके वापस चले जाएंगे? बिल्कुल मोइन, आपकी काम की भी जितनी सराहना की जाए कम है, क्योंकि आप भी लगातार बाढ़ बारिश के पानी में लोगों तक हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं और अपना भी ख्याल रखिए। अब रणवीर के पास चलते हैं जो कि वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाराणसी भी अछूता नहीं रहा है, वहां पर भी बाढ़ और बारिश जैसी स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और नाव पर खुद रणवीर मौजूद है। तो ये बता रहे हैं ये रिहायशी इलाके में ही है नाव जिस पर आप मौजूद है रणवीर? देखिए, वाराणसी की पहचान 80 घाट है और मैं 80 घाट पे मौजूद हूँ। और जिस 80 घाट पे जब आप गाड़ी से आते हैं और जहाँ उतरते हैं, ठीक ये वही जगह है। ये सामने की सड़क जो है जहाँ पे आपको पानी दिखाई दे रहा है, यहीं से गाड़ियाँ आती हैं और ये नगवा बस्ती की तरफ जाती हैं और इस पूरी सड़क पर पानी भरा है। अब ज़रा यहाँ से हम 80 घाट की तस्वीर दिखा देते हैं, जिस 80 घाट पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, आरतियाँ होती हैं। वो ये सामने जो आपको एक छोटा सा मंदिर के बगल में गुंबद टाइप का दिखाई दे रहा है, ये 80 घाट का सुबह बनारस है जो लगभग डूबा हुआ है, सिर्फ उसकी छत दिखाई दे रही है। और जो नावें काफ़ी नीचे होती थी वो इस वक्त 80 घाट में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उस जगह पे मौजूद हैं। तो ये सुबह बनारस डूबा हुआ है, जो आसपास के मंदिर हैं वो डूबे हैं। और सामने ज़रा इन रेस्टोरेंट्स को देखिए जिसमें बैठ के गंगा जी को देखते हुए लोग खाते पीते हैं। ये सारे रेस्टोरेंट्स में करीब 4 फीट के आसपास का पानी भरा हुआ है। और सामने आप जो देख रहे हैं नगवा सड़क जाने वाली जो रोड है, इस रोड पर पानी भरा और आगे जो रिहायशी बस्तियाँ हैं गंगा जी के आसपास सटी हुई, इन इलाकों में पानी है। तो ये 80 घाट का नज़ारा है।
जहां हर तरफ सड़क पर पानी है। जो साधु संत हैं सुबह स्नान के लिए निकलते हैं वो भी इस वक्त सड़क पे ही स्नान कर रहे हैं, और जो पूजा पाठ करने वाले लोग आते हैं दूर दूर से, उनको फिलहाल इस इलाके में आने पर प्रतिबंध है। इस वक्त आवाजाही का साधन अगर कोई है तो वो सिर्फ नाव है, और लोगों की एक शिकायत ये है कि नाव बहुत ज़्यादा नहीं है, सरकारी इंतज़ाम थोड़े कम है, जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। तो यहाँ पर 80 घाट, उसके सामने तुलसी घाट और आगे के जितने घाट हैं, इन सभी घाटों पर जो सीढ़ियाँ हैं उन सीढ़ियों पर पानी है। और मौसम भी अगर आपको दिखाएं, ज़रा तस्वीर देखिए, तो बारिश का मौसम है, जिसकी वजह से जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अब ज़रा गंगा का जलस्तर बता देते हैं। ये जो लेवल है ये 72.28 का लेवल है, जो कि खतरे के निशान से लगभग 1.5 मीटर के आसपास ऊपर है। और अगर वाराणसी में 1978 के रिकॉर्ड की बात करें तो 73.9 जो हाईएस्ट लेवल था, अब ये उसके नज़दीक जा रहा। हालांकि एक सुकून वाली बात ये है कि अभी जो पानी की रफ्तार है उसके बढ़ने में कमी आई है, और 1 से 1.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बढ़ रहा है। जी रणवीर, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चूंकि ये इलाका बाढ़ प्रभावित है, इसलिए हम दरख्वास्त करेंगे कि आप भी अपना पूरा ख्याल रखें। देखिए, हम इस बात से खुश हो सकते हैं कि भारत में 5 कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी यूजेस की अनुमति है, लेकिन अभी ज्यादातर जोर 2 ही वैक्सीन पर है जो टीकाकरण में शामिल है। कोरोना टीकाकरण के लिए सरकार द्वारा बनाई गई कोविड प्लेटफॉर्म के मुताबिक देश में हुए कोरोना टीकाकरण में 11 अगस्त सुबह 9 बजे तक 51,79,09,855 डोजेस दी गई है। अब आपको इस टच स्क्रीन के जरिए दिखाते हैं कि किस वैक्सीन के कितने डोजेस अब तक पड़ चुके हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कोविशील्ड की, तो डोजेस आप देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट की ये वैक्सीन अब तक दी गई है 45,12,80,413 डोजेस पड़ी है कोविशील्ड की। दूसरी वैक्सीन यानी कोवैक्सीन की अगर हम बात करें तो कुल डोजेस अब तक लगी है 6,35,79,671। स्पुतनिक की अगर बात करें कोरोना वैक्सीन में, तो इसकी कुल डोजेस अब तक लगी है 6,01,877। मॉडर्ना वैक्सीन की अगर हम बात करें और कुल कितने डोजेस इसके पड़े, तो आपको बता दें सबसे पहले 1 महीने पहले ही इसको यानी मॉडर्ना को मंजूरी मिली है। कब तक अब ये दवाई उपलब्ध हो पाएगी, कब तक वैक्सीन मिलेगी, इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। और जॉनसन एंड जॉनसन, इसके बारे में अगर बात करें तो हाल ही में इसे भी मंजूरी मिली है। कब तक मिलेगी ये वैक्सीन, इसकी भी जानकारी अब तक नहीं दी गई है। तो ये कुल आंकड़ा कितने वैक्सीन किन किन कंपनियों के लगे, ये आपने टच स्क्रीन के जरिए समझा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पहाड़ टूटने से हुआ है दिल दहला देने वाला हादसा। हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत हो गई। देखा आपने कैसे पहाड़ से टूटी मौत, पहाड़ टूटा और उसका मलबा सड़क पर गिरने लगा। इस दौरान कई वाहन इसकी चपेट में भी आ गए। इनमें 2 कारें, 1 ट्रक और 1 यात्री बस शामिल है। एक टाटा सुमो कार से 8 यात्रियों के शव बरामद हुए, जबकि 2 शव ट्रक से मिले हैं जो मलबे की वजह से खाई में गिर गए। मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। मौके पर राहत और बचाव का काम भी जारी है। 13 लोगों को अब तक बचाया जा चुका है। बस में अभी भी 50 पैसेंजर्स के होने की आशंका है। राहत के काम में एनडीआरएफ के अलावा आईटीबीपी भी जुट गई है। सीएम जयराम ठाकुर सुबह 9:30 बजे घटनास्थल पर पहुंचेंगे। हिमाचल के किन्नौर हादसे पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुख व्यक्त किया। दोनों ने सीएम जयराम ठाकुर से फोन पर बात की, हर संभव मदद का भरोसा दिया। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में 6 साल की नाबालिग से रेप केस में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। परिवार का आरोप, पुलिस ने मामला दबाने की कोशिश की, लेकिन मीडिया के दबाव के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। हरियाणा के सोनीपत में 2 नाबालिग बहनों के साथ दरिंदगी कर मौत के घाट उतारने वाले 4 आरोपियों को पकड़ने का सोनीपत पुलिस ने दावा किया है। 4 बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक 4 ने पहले नाबालिग बहनों को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया और फिर उन्हें कीटनाशक पिलाकर मौत के घाट उतार दिया। चलिए, बड़ी खबरों के बाद अब देख लेते हैं ऐसी खबरें जिसका सरोकार पूरे देश से है। संसद में इस बार भी बवाल ज्यादा हुआ और काम कम हुआ है। आइए खबरें देखें। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन कल राज्यसभा में जमकर बवाल हुआ। राज्यसभा में जैसे ही केंद्र सरकार ने ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल पास करवाने के बाद साधारण बीमा कारोबार संशोधन विधेयक पेश किया, विपक्षी सांसदों ने उसको लेकर जमकर हंगामा किया। डॉक्टर के केशव राव जी। लेकिन सरकार ने हंगामे के बीच इस बिल को भी पास करवा दिया।
विपक्षी सांसदों ने सरकार पर महिला सांसदों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया तो विपक्षी सांसदों ने सदन में मौजूद मार्शलों और कर्मचारियों के साथ मारपीट की। बिना चर्चा के इंश्योरेंस बिल पास करा देने के सरकार के फैसले का विरोध कर रही टीएमसी सांसद डोला सेन साथी सांसदों के गले में प्रतीकात्मक रूप से फांसी का फंदा डालकर घूमी। इनका कहना है कि सरकार निजीकरण कर देश को फांसी पर चढ़ा रही है, इसलिए विपक्ष ने वॉकआउट किया। देश को बिक दिया, पूरा बेच दिया और डेमोक्रेसी को आज फांसी पर चढ़ा दिया। इसीलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं फांसी का फंदा लेकर। राज्यसभा में नेता विपक्ष के दफ्तर में विपक्षी दलों के नेताओं की आज अहम बैठक। आगे की रणनीति तय करेगा विपक्ष। कांग्रेस के सभी सांसदों को मौजूद रहने के निर्देश। अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ कांग्रेस आज दोपहर 12 बजे जंतर मंतर पर हल्ला बोल प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी शामिल होंगे। कांग्रेस का कहना है कि मोदी राज में अनुसूचित जातियों पर जुल्म सितम बहुत बढ़ गया है, जिसका कांग्रेस विरोध करेगी। लोकसभा से पारित होने के बाद ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक राज्यसभा से भी पास हो गया। राज्यसभा में ये विधेयक पास करवाने को लेकर वोटिंग हुई और ये बिल शून्य के मुकाबले 187 मतों से पास हो गया। संसद के से पास होने के बाद अब ये संशोधन विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाएगा और फिर ओबीसी लिस्ट तैयार करने का राज्यों को अधिकार मिल जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी आज दीनदयाल अंत्योदय योजना के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े महिला स्व सहायता समूहों की महिला सदस्यों से संवाद करने वाले हैं। इस मौके पर मोदी 4 लाख स्वयं सहायता समूहों को 1,625 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी प्रदान करेंगे। बीजेपी 16 अगस्त से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर रही है। इस सिलसिले में सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ केंद्र के मंत्रियों ने अहम बैठक की। इस यात्रा के दौरान पूरे देश में 39 मंत्री 39 जन आशीर्वाद निकालेंगे। ये यात्रा 22 राज्यों और 212 लोकसभा क्षेत्रों से निकलेगी और 265 जिले कवर करेगी। किसान नेता राकेश टिकैत आज ओलंपिक विजेताओं नीरज चोपड़ा और बजरंग पुनिया के गांव जाकर उनसे मुलाकात करने वाले हैं। इस दौरान वे 5 सितंबर को होने वाली किसान महापंचायत में ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने की अपील करेंगे। यूपी और उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए किसानों को जागरूक बनाने की कोशिश लगातार जारी है। पंजाब सरकार की ओर से आज चंडीगढ़ में टोक्यो ओलंपिक खेलों में पुरस्कार जीतने वाले पंजाब के खिलाड़ियों का सम्मान करेगी और नगद पुरस्कारों से सम्मानित भी करेगी। इस समारोह के दौरान पंजाब के हॉकी खिलाड़ी और जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा को सीएम अमरिंदर सिंह के हाथों सम्मानित किया जाएगा। देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी से जुड़ी अहम खबरें जान लेते हैं। यूपी में बाढ़ बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं तो कोरोना को लेकर भी नया अपडेट आया है। यूपी में बाढ़ और बारिश से प्रयागराज, वाराणसी, हमीरपुर, जालौन समेत 20 से ज्यादा जिलों में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ज्यादातर जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ऊपर से हो रही बारिश ने हालात और खराब कर दिए हैं। लोग निचले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। इस वजह से हजारों लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर होना पड़ा है। प्रयागराज में गंगा खतरे के निशान से 1 मीटर 40 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। यमुना डेंजर लेवल से 1 मीटर ऊपर बह रही है। प्रयागराज के मशहूर लेटे हनुमान मंदिर और आरती स्थल भी बाढ़ के पानी में समा गए हैं। इस वजह से दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं में मायूसी दिखी है। संगम की तरफ जाने वाले सभी रास्ते एहतियातन पहले ही बंद कर दिए गए हैं। प्रयागराज के करेलाबाग इलाके में मकानों की एक मंजिल बाढ़ के पानी में डूब गई है। लोग घरों में कैद होकर रहने को मजबूर हैं। घरों के बाहर 10 से 12 फीट तक पानी जमा हुआ है। अब लोगों को दूध और दवाओं का भी संकट होने लगा है। प्रयागराज में बाढ़ का आलम यह है कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए करेली इलाके में बनाया गया राहत केंद्र भी पानी में डूब गया है। प्रशासन ने एक प्राइवेट स्कूल को बाढ़ राहत केंद्र में तब्दील किया था, जिसमें सैकड़ों बाढ़ पीड़ितों ने शरण ली हुई थी। अब इस रिलीफ कैंप में भी पानी भर गया है।
प्रयागराज के झूसी इलाके में कई बिल्डिंग तो पूरी तरह बाढ़ के पानी में समा गई हैं। उनका सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही कुछ फीट तक नजर आ रहा है। लोग खासे परेशान हैं, लेकिन उन तक सरकारी अमला नहीं पहुंच पा रहा। किसी को खाने की दिक्कत हो रही है तो किसी को पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा। गाजीपुर जनपद में इन दिनों गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते गंगा खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा असर मोहम्मदाबाद तहसील के सेमरा गांव में दिख रहा है। यहां पर पिछले 3-4 दिनों से रिहायशी इलाकों में पानी भरा हुआ है। खेती की जमीन का भी लगातार कटान जारी है। यूपी में शनिवार को लागू कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। सरकार ने आदेश जारी कर अब तक हर वीकेंड रविवार और शनिवार को लगने वाले कर्फ्यू में शनिवार को कर्फ्यू खत्म कर दिया है। हालांकि रविवार को जारी रहेगा। कोरोना पर लगाम के लिए यूपी सरकार ने यह कदम उठाया था। और आइए अब देख लेते हैं बिहार का ताजा हाल, जहां की जनता भी है बाढ़ से बेहाल। बिहार के पटना सिटी इलाके में गंगा और पुनपुन नदी का पानी घुसा हुआ है। एक हफ्ते से पूरा जला इलाका जलमग्न है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई राहत कार्य नहीं किए जाने के विरोध में लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इन सभी जगहों पर होने वाले धान और सब्जी की हजारों एकड़ में लगी फसल नष्ट हो गई। बिहार में गंगा नदी में आए उफान से पटना से सटे वैशाली में भी बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। यहां भी गंगा लाल निशान को पार कर चुकी है। भारी बारिश के बाद यहां कई गांव समंदर की तरह नजर आ रहा है। तेरसिया गांव तक आने जाने के रास्ते भी पानी में है। तकरीबन 3 किलोमीटर तक इसी तरह पानी से चलकर यहां के लोग आते जाते हैं। राजधानी पटना में बाढ़ का पानी घुसने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना सिटी के कंगन घाट का जायजा लिया है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इस समस्या का निदान कर लोगों को राहत पहुंचाया जाए। गंगा नदी में तेजी से बढ़ते जलस्तर ने हाजीपुर के कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। बाढ़ के खौफ में लोग घरों को छोड़कर ऊंचे जगहों पर शरण ले रहे हैं। राघोपुर के तिरसिया में गंगा नदी का पानी तेजी से घुसने लगा है, जिससे बाढ़ के हालात दिखने लगे हैं। मकान और सड़कें डूबने लगी है। और आइए आप कुछ और राज्यों की अहम खबरें आपको दिखा देते हैं। पहली तस्वीर पहाड़ी राज्य उत्तराखंड। उत्तराखंड के जोशीमठ में पहाड़ी हिस्सा टूटने से नीति मलारी नेशनल हाईवे बंद। लोगों के अलावा सेना के वाहनों को भी सीमावर्ती इलाकों में पहुंचने में खासी दिक्कत हो रही है। आंध्र के श्रीहरिकोटा से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के उपग्रह GSAT-1 का लॉन्च फेल हो गया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज GSLV F10 के जरिए धरती पर निगरानी रखने वाले इस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था, लेकिन इसे कक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका। इसके जरिए भारत दुश्मन की जमीन पर होने वाली गतिविधि पर नजर रखी जा सकती थी। खासकर चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर भी नजर रखने में ये सैटेलाइट मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए काफी कारगर साबित होता। इस बार सावन झूला उत्सव में भगवान रामलला अयोध्या में चांदी के झूले में झूलेंगे। 21 किलो की चांदी का झूला इसके लिए बनाया गया है। ये पहली बार भगवान रामलला चांदी के झूले में झूलेंगे। रामलला के लिए चांदी का 21 किलो का झूला बनवाया गया है। भगवान रामलला चांदी के झूले में इस बार झूलेंगे। टोक्यो में भारत की चांदी से शुरुआत करने वाली मीराबाई चानू का देश में भव्य स्वागत हुआ। चानू इस वक्त मुंबई दौरे पर हैं। इस दौरान उन्हें क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर से मिलने का मौका मिला और उन्होंने फोटो ट्वीट कर सचिन को अपनी प्रेरणा बताया। चानू ने बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान से भी मुलाकात की। सलमान ने भी चानू के साथ फोटो ट्वीट की और चानू के साथ मुलाकात को शानदार बताया। वहीं सलमान के ट्वीट पर जवाब देते हुए चानू ने खुद भी सलमान खान को अपना सबसे बड़ा फैन बताया। तो मुंबई दौरे पर पहुंची मीराबाई चानू की ये मुलाकात उनके लिए भी यादगार है, क्योंकि उनको मिलने का मौका मिला सलमान खान से भी और क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर से। अब प्रतिमा इसके साथ ही कई रियलिटी शोज में भी हो सकता है मीराबाई चानू नजर आ जाएं। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में 6 साल की बच्ची से रेप के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मामला लगातार गर्माता जा रहा है। पूरे मामले को लेकर सियासत भी अब शुरू हो गई है। आपको बता दें, दिल्ली कैंट के बाद अब मयूर विहार में बच्चियों के अत्याचार की खबरों के बाद एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं कि आखिर देश की राजधानी में बेटियां कब सुरक्षित होंगी। मयूर विहार थाने में त्रिलोकपुर इलाके में एक 6 साल की बच्ची के रेप के बाद से इस वक्त कांग्रेस कार्यकर्ता और दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी थाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हंगामा इसलिए हो रहा है
क्योंकि राजधानी दिल्ली में दिन दहाड़े एक 6 साल की मासूम के साथ उसके ही पड़ोसी ने हैवानियत कर दी। मामला बुधवार को दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में हुआ। मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। पुलिस ने आरोपी सरयुगम उर्फ कार्तिक को गिरफ्तार कर लिया है। 30 साल के कार्तिक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और बाकी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। नेबर ने ये 6 साल की बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया है और इसमें ये अरेस्ट किया गया। अप्रोप्रिएट सेक्शंस लगा दिए गए हैं, रेप के लगा दिए गए, पॉक्सो के लगा दिए गए हैं और SC/ST एक्ट के लगा दिए। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन इस बीच घर वालों ने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। पुलिस आपको क्या बोल रही है इस मामले में? क्या कह रहे हैं? तुमने मीडिया को बुलाया है, हम तुम पर इल्जाम लगा के बंद कर देंगे। ये मद्रासी है, हमें तो नाम का पता नहीं है उसको। अच्छा, कि कौन है कौन नहीं है। परिवार वालों का कहना है कि आरोपी आदतन अपराधी है और इससे पहले भी एक अन्य मासूम के साथ रेप कर चुका है। उसने पहले भी रेप करा 12 साल की लड़की के साथ। ठीक है, उसका मामा है, वो है नोट वाला, पैसे वाला। उसने नोट भरे हैं और FIR करने दी, वहीं से वहीं रफा दफा करी है। बताया जा रहा है कि आरोपी की पत्नी गर्भवती है। जब आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया, उस समय पास के मंदिर में उसकी पत्नी की गोद भराई हो रही थी। इस घटना ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी पूरे दल बल के साथ मयूर विहार थाने पहुंचे और मामले में केजरीवाल सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। आखिर मसला क्या है? ऐसे ही सत्ता के लोग, वो देखिए उनके परिवार को लेके बैठे हैं कि कोई बोल ना दे। आखिर केजरीवाल चाहता क्या है? केवल 10 लाख रुपए देकर के गरीब की आवाज को बंद कर देना चाहता है। आज उनके परिवार की बेटी को लेकर के खड़े कि आप चुप रहिए, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। क्या न्याय दिलाएंगे भाई? तो वहीं आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधायक कुलदीप कुमार पूरे मामले में दिल्ली पुलिस और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साध रहे हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था राम भरोसे है। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली पुलिस के हाथों में निकल चुकी है, उनके हाथों में नहीं है। जो दोषी है वो दोषी है, वो किसी समाज का नहीं है, किसी जाति का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, वो किसी के परिवार का नहीं है। ऐसे लोगों को बचाने वाले लोग भी दोषी हैं। बच्ची फिलहाल अस्पताल में है और गंभीर हालत में बताई जा रही है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर दिल्ली में बच्चियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभी कुछ ही दिन पहले 1 अगस्त को दिल्ली कैंट में 9 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीड़ित परिवार से मिलकर 10 करोड़ की आर्थिक सहायता दी थी। मामले पर आज भी राजनीति तेज हो सकती है, लेकिन सवाल अब भी यही है कि दिल्ली में बेटियां कब तक असुरक्षित रहेंगी। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ दिल्ली से वरुण जैन जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। वरुण, इस मामले में भले ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सबसे बड़ा और गंभीर आरोप परिवार ने पुलिस पर लगाया है, ये कहते हुए कि दबाव के कारण इस मामले में जो भी कार्रवाई हुई है। उससे पहले तो केस ही रजिस्टर नहीं हो रहा था। देखिए, बिल्कुल परिवार की जो आरोप है बेहद गंभीर है। पुलिस के ऊपर दबाव बनाने का आरोप लगाया है, साथ ही उनको धमकाने का भी आरोप लगाया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस एक बार फिर से कटघरे में खड़ी हुई है। बेहद दर्दनाक ये वारदात थी। इस तरह की बेहद संवेदनशील ये घटनाएं होती हैं जिसमें पुलिस को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और परिवार का यही आरोप है कि पुलिस ने बेहद देर से इस पूरे मामले में कार्रवाई की। हालांकि ये जो आरोपी है अब उसकी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से इस समाज में भरोसे का कत्ल हुआ है। एक छोटी मासूम बच्ची ने भरोसा किया उस पड़ोस के अंकल पर, जिनको वो अक्सर वहां पर देखा करती थी, और वो कुछ इस तरीके से बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर की छत पर लेकर गया, बच्ची के साथ दरिंदगी की। फिलहाल अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस आगे की जांच कर रही है। जी वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, लगातार न सिर्फ राजधानी दिल्ली के लोग बल्कि पूरा देश यही बार बार सवाल कर रहा है कि आखिर बच्चों के साथ ये जो व्यवहार हो रहा है, दुर्व्यवहार, वो कब रुकेगा। और प्रतिभा, इसीलिए अब लगातार हम ट्विटर भी फॉलो कर रहे हैं। ट्विटर पे भी यही ट्रेंड कर रहा है #Delhi, क्योंकि 121 के ट्वीट्स अब तक हो चुके हैं और हर किसी का सवाल यही कि आखिर देश की बेटियाँ, लड़कियाँ कब होंगी सुरक्षित। खुली हवा में और खुले आसमान के नीचे हमारी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने ये फैसला किया है कि आपको इस बार का मास्टर क्लास हम लोग खुले आसमान और आज़ाद हवा के नीचे ही दिखाएंगे। तो आज मेरे साथ में हैं, मेरा साथ देने के लिए एक होनहार कलाकार, एक छोटा सा बच्चा सम्यक मेरे साथ में इस ड्राइंग को बनाएगा जो मैं आपके लिए बनाऊंगा। आप भी मेरे साथ में इस ड्राइंग को बनाइए।
सम्यक तैयारी करते हैं हम लोग। ठीक है, आप तैयार हैं? देखिए, तो आज़ादी के टाइम, आज़ादी का जैसे ही नाम आता है भारत की, तो आपको क्या सिंबल याद आता है सबसे ज़्यादा? अरे वाह, आपको एकदम से याद आ गया जी, क्या मैं बनाने जा रहा हूँ। इंडिया का झंडा, जो उसी की बात होती है, तो उसको हम कैसा देखना चाहते हैं? ऊपर उठता हुआ, मतलब काफ़ी ऊंचा देखना चाहते हैं हम लोग। तो एक कार्टूनिस्ट क्या सोचता है कि वो झंडा कैसे ऊंचा होगा, तो उसकी ऊंचाई को वो कैसे दिखाएगा। आप देखिए हम बनाते हैं सबसे पहले यहाँ पर एक एरोप्लेन बनाते हैं, उसके बाद में हम दिखाएंगे स्काई को, दिखाएंगे दूर को स्काई भी हैं। देखिए इस तरह से ये सब उड़ता चला जा रहा है। अब यहाँ पर ही हमको अपना झंडा बताना है। ये कैसे, देखिए झंडा लगा हुआ है, ये लहरा रहा है हमारा झंडा। तो मैं इसके लिए क्या कलर करूँगा कुछ आपको, ताकि और आसानी से समझ में आएगा वो, क्योंकि कलर होना ज़रूरी है। तो यही है हम लोगों की सबकी इच्छा कि हमारे देश का झंडा इसी तरह आसमान की ऊंचाइयों तक बना रहे, पहुँचे हमेशा। अब आप मुझे बताइए कि आपने कैसे बनाया है, मैं देखूं आपका एक बार। देखिए सम्यक ने ये जो चित्र बनाया आपके सामने, वो ये है, ये मास्टर क्लास की देन है, जिसको सम्यक लगातार फॉलो कर रहा है और हमारे साथ में हर क्लास के अंदर वो अपने घर पर मास्टर क्लास को देखता है। लीजिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा बनाया आपने। तो ये थी हमारी आज की मास्टर क्लास। अगली बार नई मास्टर क्लास को लेकर के आपके सामने हम हाजिर होंगे। आप हमारे साथ में इसी तरह से बने रहिए और अपनी एंट्री ज़रूर भेजिए। सम्यक ने यहाँ बनाया है, लेकिन आप लोग भी मेरे साथ में जो आपने बनाया होगा अपनी एंट्रीज़ को हमारे लिए भेजिए, ताकि हम आपको अगली बार नए नए टिप्स दें। तो नमस्ते भारत में आज के लिए बस इतना ही। मुझे और प्रतिमा को दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।